हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका बी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए मैं आज आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है। आपको मैं डिसीजन मेकिंग की सिर्फ 2 वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँगा, वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाली हैं आपके एग्जाम में, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग और उसकी टेक्निक्स क्या-क्या होती हैं, ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू कुंड और ओडोनेल ने क्या कहा है उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि डिसीजन मेकिंग इज अ एक्चुअल सिलेक्शन फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। मतलब हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर किसी भी काम को करना है उनके कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, आप सभी जानते हो। उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करो, ठीक है? और वही सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। ये बात समझ आ गई आपको? एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो वहां तक जाने के लिए मेरे को 4 मेथड्स हैं, 4 रास्ते हैं। उन चारों में से मेरे को सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखना है कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। अब देखो वो ऑल्टरनेटिव को निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं और डिसीजन मेकिंग को इलेबरेट कर देता हूँ। ये बात याद रखना, अगर एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आप एक ना एक किसी न किसी ऑथर की डेफिनेशन 100% लिखेंगे। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में अगर आप ये इलेबरेट कर देते हैं, ये एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखो डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहली बात, अगर कोई भी काम बिना डिसीजन मेकिंग के किया जा सकता है क्या का नहीं किया जा सकता। आप 1 मिनट बिना डिसीजन के नहीं रह सकते। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी होती है। अब दूसरी बात समझो कि देखो हम प्लानिंग में क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हु इज टू डू। मतलब इन सवालों का जो जवाब होता है ना, इन जवाब को ढूंढने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते होते हैं। उनमें से जो हम बेस्ट रास्ता, जो ऑल्टरनेटिव, जो हम वे चूज करते हैं, उसी को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और भाई समझ लो कि एक मैनेजर की ना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, क्योंकि अगर उसने डिसीजन गलत लिया तो ऑर्गेनाइजेशन 100% सफर करती है लॉस। ठीक है, आपको इतनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, 3 मार्क्स के लिए इतनी चीजें सफिशिएंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम अब आगे टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। टेक्निक कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? देखो टेक्निक बहुत सारी होती है, मैं आपको कुछ टेक्निक्स यहाँ पे बता रहा हूँ। और जितनी भी टेक्निक मैं बताऊंगा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये ना कहीं सब अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ये टेक्निक्स जो है ना, छोटी छोटी टेक्निक्स हम यहाँ पर नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बनी हुई है और बहुत ज्यादा वाइड ये स्प्रेड हो चुकी है, ठीक है? तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो मार्जिनल एनालिसिस होता है। अभी हम पॉइंट्स देखते हैं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन वन बाय वन देखते हैं। देखो इसके बाद क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस। देन थर्ड देखो ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है? अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम इनको देखते हैं। रेशियो एनालिसिस। एंड देन इसके बाद ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। इसके बाद हम वेटिंग लाइन मेथड का यूज करते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। इसके बाद गेम थियोरी बनी हुई है जो हम डिसीजन लेते हैं जिसके बिहाफ पे। फिर इसके बाद है सिमुलेशन। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिसीजन ट्री। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको जितनी भी मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स, ये पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में आप इनके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में, अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो, तो आपको ये सारे एनालिसिस को देखकर, करवा कर आप कोई भी डिसीजन लोगे, अदरवाइज आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। और हर पॉइंट का ना एक बहुत बड़ा मतलब बन रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको ज्यादा तो इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक पॉइंट अगर बताने बैठूंगा तो 1 घंटे का एक कॉन्सेप्ट है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो आप बुक रेफर करो, और इसके बाद बुक से पढ़ो, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। आप सिर्फ कंटेंट में थोड़ा सा समझ लेना कि ये क्या होता है, ठीक है? क्योंकि थ्योरी पढ़ना है यहाँ पर, तो हमें थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या होता है टेक्निक्स में। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? मार्जिनल एनालिसिस। ये देखो टेक्निक होती है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है? तो ये मार्जिनल का मतलब तो आपको समझ आ रहा है, वन एडिशनल, मतलब एडिशनल का मतलब ही तो मार्जिनल होता है। तो ये क्या टेक्निक है? देखो एक लाइन पढ़ लो, दिस टेक्निक इज यूज टू डिसीजन मेकिंग एंड फिगर हाउ मच एक्स्ट्रा आउटपुट विल रिजल्ट वन मोर वेरिएबल। सपोज करो एक मैनेजर जो है वो कब एक एडिशनल यूनिट को लेगा, मतलब एक डिसीजन कब लेगा,
कैसे लेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट कमाए। देखो कैसे, अगर कोई भी वो एक एडिशनल वर्कर को रखेगा तो उससे उसे कितना आउटपुट मिलेगा, ये चीज उसको पता होनी चाहिए। अगर वो मशीन इंस्टॉल करवा रहा है तो उस मशीन से उसको कितना काम मिलेगा, उसको ये पता होना चाहिए। अगर कोई नया रॉ मटेरियल ले रहा है तो उससे कितने प्रोडक्ट बनाएगा, उससे क्या एडिशनल आउटपुट मिलेगा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो मार्जिनल एनालिसिस में होता है। और ये एनालिसिस किए बिना कोई भी न्यू डाइवर्सिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी नहीं आता है। ठीक है, अब देखो ये चीज जो है वो जो इकोनॉमिक्स जो पॉल सैमुअल्सन है उन्होंने बताया है इसके बारे में, सेम चीज यही बताई कि वन एक्स्ट्रा आउटपुट दैट विल रिजल्ट एडिड वन एक्स्ट्रा यूनिट, एक यूनिट ऐड करने के लिए कितना आउटपुट वेरिएबल हमें फैक्टर मिल रहा है। देखो कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर हमें। ठीक है, एक एक्स्ट्रा अगर हम एडिशनल ला रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो कितना उससे हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हैं कि जो सारे फैक्टर्स है ना वो कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, एजम्पशंस तो आपको पता ही होती हैं कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हैं तो एडिशनल जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तभी वो लोग काम करता है, अदरवाइज वो लोग काम नहीं करता। ये बात तो समझते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्जिनल एनालिसिस सेम जो है, सेम बात वही बोली गई है। चलो सेकंड एनालिसिस क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एनालिसिस तो करती ही करती है। अब देखो फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखती है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी तो देखती है। अगर कोई भी उसे डिसीजन लेना है कि अगर मान लो कोई कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का मतलब समझते हो ना, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है, तो अगर उसे कोई मशीन इंस्टॉल करनी है, मशीन इंस्टॉल करनी है मतलब उसके क्या है कि 10 साल के लिए उसका पैसा फंस जाने वाला है। तो उससे लेने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एक डिसीजन डिसीजन तो ले रहा है ना मशीन खरीदने का मैनेजर, तो उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो देखना पड़ेगा। कैश फ्लो कैसे देखा जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का इनफ्लो कैसा है, आउटफ्लो कैसा है, जो पैसा मैंने जहां इन्वेस्ट करा है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसी है, जहां पैसे मैंने इन्वेस्ट करा है क्या मेरे पैसे टाइम टू टाइम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं उससे मेरे को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मेरी आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर वैल्यू को मीट कर रही है या नहीं कर रही है। मेरे अगर मैंने कोई भी, अगर मान लो 10 साल के लिए मैंने पैसा लगाया है, पे बैक पीरियड मेरे किसी भी इन्वेस्टमेंट का क्या है, ये सारी चीजें क्या होती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक मैनेजर को पता होनी चाहिए। जब तक वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है तब ये सब चीजें वो देखता है, इसके बाद ही वो कोई भी डिसीजन लेता है। देखो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव कैन बी इवेल्युएटेड बाय डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोज, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। सारी चीजें यही हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब कि वो अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें वो एनालाइज करेगा कि क्या वो इस पोजीशन में है कि कोई वो लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता। सपोज करो अगर उसे कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो भी वो ये फाइनेंशियल एनालिसिस करेगा कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो उस कंपनी की एनालिसिस भी करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में आती हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इसको आपको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट में देखो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये पॉइंट देखो सबसे मेगा पॉइंट है भाई। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां टीआरटीसी बराबर होते हैं, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, वही तो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होता है। लेकिन ये वाली कंडीशन क्या है, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट तो आती ही आती है, मतलब आप आउटपुट कोई भी यूनिट बनाओ या मत बनाओ आपको फिक्स कॉस्ट तो बननी बननी है। तो यहाँ पर हमें क्या एनालिसिस करनी है कि अगर जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, क्या मैं एक्सपेंसेस को कवर कर रहा हूं सेल करके या नहीं। तो ये कंडीशन जहां पर ब्रेक इवन वाला पॉइंट है, आप यहां पर एक्सप्लेन करोगी, ये सारी चीजें लिखोगे जो पीपीटी में लिखी है, और एक नया फॉर्मूला आप लिखोगे कि टोटल जो कॉस्ट है ना या टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू टोटल सेल। सपोज करो अगर आप 1000 यूनिट
प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब 1000 की आप सेल कर रहे हो, तो आपकी जो कॉस्ट आई है वो 1000 आ रही है, तो इसका मतलब समझो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वहीं पे है। इसके बाद आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, प्रॉफिट कमाने वाले हो। ये क्या करता है, आगे फ्यूचर को एजम्पशन के बेस पे ही करता है, क्योंकि इससे पहले आप लॉस कर रहे होते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो एनालिसिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो इकोनॉमिक्स में ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्या होता है। देखो नेक्स्ट में क्या होता है, रेशियो एनालिसिस। 12th में कैश फ्लो पढ़ के आए हैं, तो रेशियो के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है सर क्या होता है रेशियो एनालिसिस। तो देखो रेशियो एनालिसिस हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे कर पाएंगे भाई रेशियो एनालिसिस के थ्रू, ये बेस्ट वे होता है किसी चीज को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल के थ्रू। क्योंकि हम क्या क्या पढ़ते हैं कैश फ्लो के अंतर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं, याद है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्हीं सब के थ्रू हम क्या करते थे, फाइनेंशियल एनालिसिस करते थे। तो इसके थ्रू भी तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू भी तो हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर हम देखो ये एक अकाउंटिंग टूल होता है, ठीक है, ये बात तो पता है आपको। यहाँ पर हम रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल का, और हम फाइनेंस को कंपेयर करते हैं, फाइनेंशियल और रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन क्या है, क्या हम लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, इससे हमें रेशियो एनालिसिस से ना हमें 10 साल तक की अपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पता लगती है, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी पता चल जाती है कि हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। ये सब हम एनालिसिस के थ्रू करते हैं। तो ये भी एनालिसिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। भाई ये एक बुक है, ठीक है, एक अलग ही फील्ड है। तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लो क्या होता है। ऑपरेशन रिसर्च जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंट्रोड्यूस हुआ था। अब मैं आपको वर्ल्ड वॉर में नहीं ले जा रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्या है। ये बेसिकली ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये मैथमेटिकल टूल होता है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, ये ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशन के लिए मतलब कैसे, और डॉक्टर वाला ऑपरेशन करने के लिए नहीं। सपोज करो एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन की आउटपुट या प्रोडक्टिविटी कितनी है, एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, इनके अपने एक अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिस मेथड्स के थ्रू हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। हम इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से बेस्ट मेथड कौन सा होगा, हम ये ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो देखो, एन ऑपरेशन रिसर्च इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड। मैंने ये बात आपको बता दी, आप पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, ये ओआर टेक्निक ही होती है, इसको ओआर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें हम फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन को यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर वाला लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, ये भी एक मैथमेटिकल टूल होता है। ठीक है, इसे भी हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। इसको हम ग्राफिकली एलोकेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया, ग्राफिकली एलोकेट करते हैं। टू ऑल्टरनेटिव जो होते हैं ना, सपोज करो टू ऑल्टरनेटिव का मतलब समझते हो, सेम चीज बन रही है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जिसकी डिमांड ज्यादा है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना है। तो हमें डिसीजन लेने से पहले हमें लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ता है, और तब हम ऑप्टिमम सोल्यूशन ले पाते हैं। तो देखो, इट इन्वॉल्व द मेकिंग एंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केयर लिमिटेड रिसोर्सेज। यार भाई, हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो स्केयर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। भाई हमें पता है, पहले दिन से पढ़ते हैं, बिजनेस गरीब है, ठीक है ना, वहां पर रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना है, ऑप्टिमम यूज करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत अच्छे से अचीव हो जाए। ठीक है, देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, दो चीज का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। और प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, देखो प्रोग्रामिंग जो है वो स्पेसिफिक मैथमेटिकल मॉडल है, जहां पर ये हम आउटपुट को और रिसोर्सेज, इसके रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। ये बात समझ आ गया।
यही चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करते हैं, ये बात आप याद रखना। और थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग आप 12th में मैथ्स में भी पढ़ के आए हो, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। एंड देन इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है क्या होती हैं, ठीक है। सम एरिया मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड, बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। देखो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। देखो प्रोडक्ट मिक्स समझ लो क्या होता है, ये एक अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। प्रोडक्ट मिक्स का क्या काम, प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आता है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट ब्रेथ, ठीक है, और प्रोडक्ट डेप्थ। ये सारी चीजें जो चार पार्ट का भी जो मैंने चार नाम लिए हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रोडक्ट मिक्स होता है, ठीक है। आप कई सारी चीजें मतलब सेम तरीके के प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरी में बना रहे हो, लेकिन जिस चीज की डिमांड है उस चीज को बनाओ। इसमें इसी का आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू, लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट अगर चलते हैं हम, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। देखो वेटिंग लाइन मेथड। वेटिंग लाइन मेथड का क्या मतलब है। वेटिंग लाइन मेथड एक अलग ही कंसेप्ट है, अगर आपको पता हो तो। देखो वेटिंग लाइन जो मेथड है ना, अब मैं इसको आपको यार एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल के हिसाब से समझ लेना आप क्या होता है। वेटिंग लाइन मेथड जो है इसको क्या बोला जाता है, देखो क्यूइंग मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है वेटिंग लाइन का, वेटिंग लाइन में आपको, अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लो, आप बैंक में गए हो, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में बैंक में एक तो बंदा बैठा हुआ है जो आपके पैसे को एक्सचेंज कर रहा है, बाकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो जो लाइनें लगी हुई हैं उनमें कौन है, वो जो लोग हैं ना, मान लो वो सब क्या है, कस्टमर्स हैं। वो कस्टमर जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, उन्हीं मेथड को मिला के, उसी प्रोसीजर को, उसी सिस्टम को बनाया गया है। और जो लोग लाइन में कस्टमर वेट कर रहे हैं उसी को वेटिंग लाइन मेथड बोला गया है, ठीक है। अब वेटिंग लाइन मेथड में बेसिकली क्या होता है, कभी कभी तो डिमांड जो होती है वो एक्सेस हो जाती है, और सप्लाई जो होती है वो कम होती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, क्या पता लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया हो जिसकी वजह से वो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को हम जितना यूज कर सकते हैं उतना ही रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हैं, लेकिन हम डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। क्या पता एक्सिस सप्लाई की कंडीशन आ जाए, एक्सिस सप्लाई का मतलब लोग खरीदे ही ना, लोग खरीदे ही ना, डिमांड ही ना करें, और हम बनाते हुए चले जा रहे हैं। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है ये वेटिंग लाइन मेथड में, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में जो है वो लास्ट गेम थियरी है। गेम थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना। और थोड़ा सा ही बता रहा हूँ गेम थियरी के बारे में, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो गेम थियरी जो बनी हुई है वो ये भी एक मैथमेटिकल टूल है। ये भी अपना एक मॉडल बनाता है, इसका भी अपना एक मॉडल होता है जिसके थ्रू हम जो है वो डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पर कंपेटिटर्स के बेस पे डिसीजन लिया जाता है, कोई अपना ओन डिसीजन नहीं लेता, ठीक है। सपोज करो ए है, बी को वेट करेगा जब तक बी डिसीजन नहीं लेगा। अगर मान लो बी ने डिसीजन ले लिया तो वो वेट करेगा और नई स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेगा, और इसके बाद वो नया क्या करेगा, नया डिसीजन लेगा और अपने कंपेटिटर से अच्छा डिसीजन लेगा, जिसकी वजह से वो मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो गेम थ्योरी के अंदर चलती रहती हैं। ये जो है बेसिकली देखो, ये कंपिटिटर्स जो होते हैं ना, वो रैशनल डिसीजन और इंटेलिजेंस डिसीजन के बीच में जो डिफरेंस बनता है उसको डिटरमाइन करता है, और बेस्ट जो होता है स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करता है जिससे कि इनकी प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। ये सब गेम थियरी के अंदर में आता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद सिमुलेशन, देखो क्या होता है सिमुलेशन, जो पॉइंट है वो भी एक टेक्निक है, ठीक है। ये भी एक टेक्निक होती है कैलकुलेट करने की कि डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, ठीक। अब इसको कैसे डिसीजन लिया जा सकता है, देखो अगर टेक्निक है, टेक्निक बनी हुई है तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब ये हाथ से नहीं की जा सकती सिमुलेशन, ये कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले इसको डिसीजन लेना पड़ता है। अब सपोज करो एक कार बनानी है,
अब कार बनाओगे तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा उसमें कितने लोग बैठेंगे, उसकी वेट कितनी होगी। तो हम ऐसे क्या बेस बना सकते हैं किसी भी कार का कि इतने लोग बनेंगे तो बहुत आराम से चल जाएगी? पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिमुलेशन में सम प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको कुछ क्या हो गया, प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, और उसी से आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको काम करवाना। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्यूटर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाएगा, इवेल्युएट करेगा। जब तक कि वो उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर देता तब तक वो काम को आगे बढ़ाएगा ही नहीं। ये सब सिमुलेशन के अंदर आता है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो देखो ये सिमुलेशन है। अब देखो लास्ट पॉइंट जो है वो डिसीजन ट्री है, बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, याद रखना। अब डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री ये भी एक टेक्निक है, ये भी मैथमेटिकल टेक्निक है, ये भी अपना एक मॉडल बनाता है। इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू ही इसमें क्या होते हैं, हम आंसर्स दे पाते हैं, बेस्ट सोल्यूशंस निकाल पाते हैं। तो ठीक है, डिसीजन ट्री क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि देखो इसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं ना, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें बिल्कुल ट्री की तरह फॉर्म होता है। इसमें लास्ट में जब हम आउटकम्स देखते हैं, ये रिस्क को एलोकेट करता है। आप देखो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना रिस्क एसोसिएट हो रहा है, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें डिसीजन ट्री में बताती हैं। ये जो है हम ग्राफिकल एलोकेट करते हैं, इसको ग्राफिकल डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। डायग्राम बेस्ड होता है, आप इसको कभी देखना तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि ये डिसीजन ट्री क्या है। आप जब अल्टीमेटली सोल्यूशन निकालोगे और फिर आप उसे देखोगे तो ये एक क्या दिखाई देगा, एक डिसीजन ट्री की तरह, मतलब एक ट्री की तरह फॉर्म होता है, इसीलिए इसको डिसीजन बोला गया है। इसमें जो चांसेस होते हैं ना वो टू दो या दो से ज्यादा चांस हो सकते हैं एक डिसीजन पॉइंट को बनाने के लिए। मतलब एक पॉइंट बी है, उस वहां से आप दो डिसीजन ले सकते हो, पॉइंट सी और डी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें से आपको बेस्ट निकालना होता है। देखो चांस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के थ्रू, ठीक है। जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हमें दो डिसीजंस लेने हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ठीक है। तो जो पॉइंट सी और डी होंगे उनके बीच में हम सर्कल से इसे डिनोट करते हैं, ये न्यूमेरिकली करते हैं, तब ये बोला जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हर जब लास्ट में सोल्यूशन निकलता है ना, वो एवरी चांस इज एवन प्रोड्यूसेस टू और मोर पॉसिबल आउटकम्स। तो हर बार हर चांस में जरूरी तो नहीं है, बट हो सकता है दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इतनी वीडियो आपने देख ली होगी तो शायद मेरे हिसाब से आपने सारी चीजें यहाँ पर कवर कर ली है। तो चलो अब वेट करिए आप सेकंड वीडियो का। सेकंड वीडियो आते ही हमारी यूनिट 2 खत्म हो जाने वाली है, और फिर हम यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए।